हाय एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2 जो कि है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि सर प्रिंसिपल किसको कहेंगे। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो हम पहले जानेंगे प्रिंसिपल्स किसे कहेंगे। तो रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रूथ अबाउट सम फेनोमेना। कोई फेनोमेना है उसका फंडामेंटल जो ट्रूथ है, और ये या फिर आप नॉर्मल देखो साइंस के जितने भी प्रिंसिपल्स बने रहते हैं या मेजोरिटी ऐसे सब्जेक्ट जो थोड़े साइंटिफिक इन नेचर है, साइकोलॉजी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो उसमें जब भी हम कोई प्रिंसिपल बनाते हैं तो वो काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को देख के बनाते हैं कि ये इसके कॉजेज हैं और इसका ये इफेक्ट आएगा। ठीक है, उसे हम प्रिंसिपल बोल देते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होगा? ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, क्योंकि जैसे अभी आपने पढ़ा नहीं है, स्टाफिंग हो गया, रिक्रूट करना है, ह्यूमन रिसोर्स को देखना है, पूरा की पूरी कंपनी संभालनी है, तो ये सब मैनेजमेंट के अंडर आता है। तो इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग हमें लेना होता है, डिसीजंस लेने होते हैं, और ये सारे डिसीजन मैनेजर्स लेते हैं। तो उनके बिहेवियर को समझना, उस बेसिस पे कुछ प्रिंसिपल्स बनाना, उसे हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल कहते हैं। आगे चलते हैं। तो क्या डिफरेंस होगा एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल में और जो प्योर साइंस प्रिंसिपल है उसके बीच में डिफरेंस क्या होगा? तो जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल होंगे वो वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर होंगे। क्यों फ्लेक्सिबल इन नेचर होंगे? क्योंकि यहाँ डिसीजन मेकिंग का काम है। अगला चैप्टर आप पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट का, तो इन्वायरमेंट फैक्टर्स भी कुछ कुछ होते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट फैक्टर्स, इकोनॉमिकली पॉलिटिकली कुछ चेंज आ गया तो आपको अपने डिसीजंस को चेंज करना पड़ता है, इसीलिए वो बहुत ही क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं। और प्योर साइंस जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, काफी रिजिड होता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विथ क्रिएटिविटी, उसमें कुछ क्रिएटिविटी, कुछ चेंजेस करते हैं हम। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन एब्सोल्यूट और स्टैटिक मैनर, तो जो जैसा है उसको वैसे ही अप्लाई करोगे तभी रिजल्ट आपको बिल्कुल हूबहू वैसा मिलेगा। मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैव टू कीप पेस विथ चेंजेस। मैंने बोला था कि इन्वायरमेंट में जैसे चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अपने डिसीजंस में भी चेंजेस करने पड़ते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डू नॉट चेंज विद द टाइम, तो वो टाइम के थ्रू उसमें कोई चेंजेस नहीं आते। ठीक है, वो रिजिड इन नेचर है। नेक्स्ट है, अब हम अंकल फ्योल के बारे में पढ़ेंगे। हेनरी फ्योल कौन है ये? इनका जन्म हुआ था फ्रांस में 1841 में। माइनिंग इंजीनियरिंग किया था इन्होंने। ये फिर मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी बने किसी कंपनी के, और उस टाइम पे उस कंपनी कोल कंपनी थी, उस कंपनी की जो हालत थी वो काफी ही पुअर थी, इंसॉल्वेंट, यानी अब वो कंपनी बंद ही होने वाली थी। और वो उस कंपनी से 30 साल के बाद रिटायर हुए और उस कंपनी को उन्होंने लीड पोजीशन पे पहुंचा दिया, वन ऑफ द लीड कंपनीज बना दिया उस कंट्री का। तो ये कैसे उन्होंने किया, वो उनके लिए उसके लिए आपको किताब पढ़नी होगी, बट उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया है जो मैनेजमेंट के उसमें काम आता है वो हम देखते हैं। इन्होंने बताया क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल, यानी कि एक डिफरेंस क्रिएट किया कि मैनेजर स्किल्स अलग हैं, टेक्निकल स्किल्स अलग हैं। ठीक है ना, और इन्हीं की वजह से आज एमबीए बहुत सारे कंपनीज में जरूरी है कि अगर आप एमबीए ग्रेजुएट हैं तो आप एक अच्छे मैनेजर कहलाते हैं। टेक्निकल स्किल जैसे बीटेक मान लो आपने आईटी से किया है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, तो ये टेक्निकल डिग्रीज हो जाती हैं। ठीक है, आइडेंटिफाइड मेन प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, जो आपने देखा था फर्स्ट चैप्टर में, अभी नाम ही सुना होगा, प्लानिंग हो गया, चैप्टर नंबर 4 है आपका, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, तो ये प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट है, वो इन्होंने आइडेंटिफाई किया। और इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए। ठीक है, जो एज अ गाइडलाइन मैनेजर्स एक्ट करते हैं एज अ गाइडलाइन। ठीक है ना, इन्हीं को देख के वो कुछ डिसीजंस वगैरह लेते हैं। तो हम ये 14 प्रिंसिपल्स ऑफ जो मैनेजमेंट है अंकल फ्योल के द्वारा जो दिया गया है उसे हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है हमारा? आई होप आप लोगों को थोड़ा साफ साफ दिख रहा होगा, मैं हल्का सा छोटा और कर देता हूं। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है हमारा? डिवीजन ऑफ वर्क, डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर यूनिट्स, क्रिएटिंग डिपार्टमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क एज पर कैपेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉइज। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं जानबूझ के ऐसा एग्जांपल ले रहा हूं जो आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि आप क्लास 12th में हैं, आप किसी कंपनी में नहीं चले गए हैं। मैं एग्जांपल किताब वाला भी दे सकता हूं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, परचेज, ये सब सुना सुनाया लगेगा लेकिन आपको लाइव नहीं लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा लाइवली एग्जांपल दे रहा हूं।
स्कूल में आपने देखा होगा एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, कल्चरल डिपार्टमेंट है, ठीक है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है। तो ये सबको एक एक डिपार्टमेंट बना दिया जाता है और इसमें 2-3 टीचर्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है। क्यों? काम को इजी करने के लिए। एक ही आदमी करेगा तो उस पर बर्डन होगा। दूसरी चीज क्या है, अभी जैसे इसमें से एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ले लेते हैं, ऐसे भी आप लोगों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ही होता है, बस खेलने नहीं मिलता है, गेम्स का पीरियड कट जाता है, वो मुझे पता है। तो मान लो जैसे परेड हो रही है, ठीक है, स्कूल में कोई परेड वगैरह होने वाला, तो अकेले स्पोर्ट्स टीचर नहीं संभाल पाएंगे, बहुत सारे हाउसेस के बच्चे होते हैं, तो वो 2-3 टीचर्स को अपने साथ रखते हैं। अब उन्हें वो पता नहीं है कि लेफ्ट राइट कैसे होता है, लेकिन ये जो 2-3 टीचर्स होते हैं ना, स्पोर्ट्स वाले टीचर के साथ रहते रहते मतलब सीख जाते हैं। यानी क्या कहा जा रहा है कि ये 2-3 लोग भी धीरे धीरे स्पोर्ट्स में स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो हम पॉजिटिव इफेक्ट्स देखेंगे कि डिवीजन ऑफ वर्क करने से फायदा क्या है। तो फायदा यह है कि स्पेशलाइजेशन होता है, वर्क डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन। मान लो मैंने डिफरेंट ग्रुप बना दिया, उसमें एक जैसे लोगों को रख दिया, अब धीरे धीरे वो एक ही काम को करते करते वो स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, परफॉर्मिंग ओनली वन पार्ट ऑफ जॉब बिकम्स एक्सपर्ट एंड लेस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। एक ही काम को बार बार करते करते कोई भी क्या हो जाता है, स्पेशलिस्ट हो जाता है। अब जैसे मान लो यहाँ कल्चरल वाला भी है, इसमें जनरली जो वुमेन्स या फीमेल टीचर्स रहती हैं उनको रखा जाता है, ठीक है, सिंगिंग, डांसिंग, इन चीज़ों के लिए। तो जो मैम उसमें, वो तो डांस वाली जो मैम होती हैं वो अलग होती ही हैं, लेकिन और जो मैम है वो भी जान जाएंगी कि हाँ ऐसे करवाना है, बच्चों को लाइन अप करवाना है, स्टेज पे जाना है तो ऐसा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो भी सीख जाती हैं और मैनेज कर लेती हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले समझते हैं अथॉरिटी किसे कहेंगे, पावर टू टेक डिसीजन, ठीक है, यानी जिसके पास पावर है वही डिसीजन ले सकता है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप समझते हैं ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब, ठीक है ना। जैसे आपको किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो आप क्या बोलते हो कि भाई जिम्मेदारी मिली है, ये काम तुम्हें को करना ही होगा, मैं यहां से नहीं हट सकता, वही है। अब ये बहुत मजेदार बात है, ठीक है। एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, निगेटिव रिजल्ट। एक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट मैचिंग अथॉरिटी, नॉट कंप्लीट हिज वर्क ऑन टाइम। अभी ऊपर स्कूल का एग्जाम्पल देखा ही है, तो उसी एग्जाम्पल पे चलते हैं, ठीक है। अब किसी को पावर मिल गया है, ठीक है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। एक तो ये हो गया फर्स्ट वाला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, पावर दिया ही नहीं गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी दे दी गई है। अब एग्जाम्पल में ऊपर वाला का मतलब क्या हो गया, स्कूल वाला ही ले ले रहा हूं। एक कोई पर्सन है, इनको क्या किया गया, बोल दिया गया कि प्रिंसिपल सर कहीं छुट्टी पे गए हैं, आप ही प्रिंसिपल हैं, लेकिन बोल रहा है भाई प्रिंसिपल हूं तो क्या हुआ, मेरे को कोई काम नहीं करना है, कुछ देखना नहीं है। तो होगा क्या, इससे निगेटिव रिजल्ट आएंगे। क्या आएंगे, निगेटिव रिजल्ट्स। निगेटिव रिजल्ट्स का मतलब मेरा क्या है, बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल को कोई मतलब ही नहीं है, पावर मिला हुआ है, वो चाहे तो बच्चे को डांट देगा या क्लासरूम में जाके देखेगा सारे टीचर्स पढ़े, लेकिन ये घूमने निकल ही नहीं रहा है, बस अपना एसी में बैठा हुआ है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो इससे क्या हो रहा है, निगेटिव रिजल्ट आ रहा है। दूसरा है, सेम ही एग्जाम्पल रखते हैं, और इसमें क्या देख रहे हैं हम कि पावर है ही नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी प्रिंसिपल सर चले गए हैं, आपको ये काम देखना है, लेकिन पावर नहीं दिया गया है। तो अब क्या है, ये बेचारे जाके, कोई टीचर नहीं पहुंचे हैं, उनको जाके बोल रहे हैं सर आप जाके क्लास ले लीजिए। वो है भाई तुम हो कौन, तुम प्रिंसिपल थोड़ी हो, ना ही इंचार्ज में हो, तो तुम इतना होशियार क्यों बन रहे हो, अपना काम करो जाके। बच्चे को जाके ये समझा रहे हैं कि बच्चों गेम पीरियड ओवर हो गया, क्लास में चल जाओ, इनकी कोई सुन ही नहीं रहा, ठीक है। तो ऐसा होता है, आप लोग भी देखे होंगे, खासतौर पे ऐसा सिचुएशन वाइस प्रिंसिपल जो होते हैं उनका ऐसा ही सिचुएशन लगभग होता है, ठीक है। तो देख रहे हो ना, पावर ज्यादा दे दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना दो, तब भी काम नहीं हो रहा है, निगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं। पावर नहीं दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, तब भी काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो दोनों ही जरूरी है। तो पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है इसका, नो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी को मिसयूज नहीं कर सकता है। हेल्प्स इन मीटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन टाइम, टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट होगी विदाउट एनी डिले। एग्जाम्पल, प्रोड्यूस 100 यूनिट्स 1 वीक,
एक वीक में आपको 100 यूनिट करना है, किसी पर्सन को ये बोला गया है, और इनको पावर नहीं दी गई है, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, पावर ही नहीं दी गई है, ठीक है। नॉट गिवन अथॉरिटी टू परचेज रॉ, अब ये रॉ मटेरियल खरीदेगा ही नहीं तो 100 यूनिट बनेंगे कैसे, इसको कोई पावर ही नहीं दिया गया है, तो ये चीज है, ठीक है। थर्ड है डिसिप्लिन, जिसका आप लोग बहुत अच्छे से पालन करते हैं, इसके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। अच्छा देखो, एक्चुअली मतलब मेरे ही स्कूल के कुछ बच्चों ने बताया था मुझे कि सर क्लास में तो आप इतने ह्यूमर के साथ और हंसी मजाक के साथ पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे पता नहीं आपको क्या हो जाता है, एकदम क्लास स्टार्ट करते हैं और एकदम स्ट्रिक्टली ख़त्म कर देते हैं। तो इसीलिए थोड़ा आज आप लोगों के साथ ऐसे पढ़ाने की कोशिश की जा रही है जैसे मैं स्कूल्स वगैरह में पढ़ाता हूँ, ठीक है, मस्ती मजाक के साथ। तो डिसिप्लिन जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है, तो डिसिप्लिन क्या होता है, फ्रेमिंग ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है ना। रूल रेगुलेशन होते हैं जो आपको पता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो फॉलो करना होता है, टीचर्स के लिए अलग होता है, स्टूडेंट्स के लिए अलग होता है। मीटिंग ऑफ कमिटमेंट बाय सबऑर्डिनेट एज वेल एज सुपीरियर्स, ये याद रखने के लिए भी एक चीज बता दे रहा हूं, याद रखना जो भी ऊपर पोजीशन पे है, लाइक प्रिंसिपल, तो प्रिंसी, ऐसे मैं शॉर्ट में प्रिंसी बोलता हूं, तो यहाँ पे भी प्रिंसी ही बोल देता हूं, अब तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं, प्रिंसी। तो प्रिंसी जो है हमारे, वो क्या हो गए, सुपीरियर, और जो टीचर्स हो गए वो क्या हो गए, सबऑर्डिनेट्स हो गए। यहाँ टीचर्स कर दे रहा हूं, याद रहेगा आपको इससे, टीचर्स क्या हो गए, सब ऑर्डिनेट्स हो गए, ठीक है। तो सुपीरियर ने कहा है तो वो, या कमिटमेंट कुछ दिया है तो वो सब ऑर्डिनेट्स को कंप्लीट करना है। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट बिटवीन सुपीरियर, एस छूट गया है, सुपीरियर एंड सब ऑर्डिनेट, यानी क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए कि मैं सुपीरियर हूं, मेरे ये पावर्स हैं, आप सब ऑर्डिनेट्स हैं, आपके ये पावर है, ये सब क्लियरली मेंशन होना चाहिए। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज, यानी पेनल्टीज मिल रही है तो सबको एक बराबर मिलनी चाहिए, जो कि होता नहीं है स्कूल में, आपको पता है, ठीक है। आपने देखा ही होगा ना, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि लेट आने पे देख लेते हैं, जैसे लेट, ये स्टूडेंट्स में भी होता है, जैसे लेट मान लो कोई टीचर्स होते हैं, 3 प्रकार होता है इसमें। एक टीचर होते हैं मतलब दबंग वाले, जो लेट आएंगे उनको तो कोई कुछ बोलता ही नहीं है, तो ये खौफ की वजह से। एक जो होते हैं, अच्छा ये जो दबंग वाले होते हैं ये पढ़ाते बड़ा अच्छा है, ठीक है ना, तो इसीलिए इनको निकाला नहीं जा सकता, तो एक तो ये टीचर हो जाते हैं, दूसरे हो जाते हैं कि वो तो रूल रेगुलेशन पूरा अच्छे से फॉलो करते हैं, और तीसरे हो जाते हैं जो रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं और पढ़ाते भी अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि वो किसी के खास हैं, ये जो आपके सुपीरियर हैं उसके खास हैं या मैनेजमेंट के खास होते हैं, इसलिए इनका रोटी पानी चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ वही बोला गया है कि डिसिप्लिन बनाया अगर किसी ने तोड़ा है तो सब पे पेनल्टी एक बराबर लगनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिटिव इफेक्ट्स। तो अगर डिसिप्लिन रहेगा तो सिस्टमेटिक वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। एम्प्लॉयज मस्ट ऑनर देयर कमिटमेंट टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन बाय वर्किंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, तो उन्हें जो भी कमिटमेंट मिला है अपने सुपीरियर से, उन्हें टाइम पे और सही डिसिप्लिन मैनर में उन्हें कंप्लीट करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है, ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस ओनली, मोर देन वन बॉस कंफ्यूज द सबऑर्डिनेट्स, कॉन्ट्राडिक्ट्स फंक्शनल। ये देखो ये चीज जो है ये हम बाद में पढ़, ये मतलब आगे पढ़ना, अभी समझाना आपको कोई फायदेमंद नहीं होगा, तो वहां पे जब ये चीज आएगी तो मैं आपको फिर बता दूंगा। ऑर्डर वन बॉस, अब देखो ऐसा है, ये सुपीरियर है, एस फॉर सुपीरियर, ये भी है एस फॉर सुपीरियर, इन्होंने यहाँ पे 1 2 और 3 है, इन्होंने बोला है कि सब लोगों को आज 2 बजे तक रहना है स्कूल में, और इन्होंने बोल दिया है कि नहीं आज आप लोगों को रहना है 3 बजे तक। 2 बजे ये सब अपना बस्ता उठाए और जाने लगे, ये आके बोले कि भाई मैंने तो 3 बजे बोला था। अब ये कंफ्यूज हो गए, इनकी सुने कि इनकी सुने। देखो एम्प्लॉयज तो होते हैं चालाक, जो कंफर्टेबल लगता है वही सुनते हैं वो, तो 2 बजे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है वो वही सुनेंगे, लेकिन हुआ क्या, इससे हुए वो लोग कंफ्यूज, ठीक है ना। तो इसीलिए एक बॉस रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, एक बॉस से ज़्यादा रहेगा तो उससे वो कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नो कंफ्यूजन, अगर पॉजिटिव इफेक्ट क्या, अगर एक बॉस से सब कुछ मिलता रहेगा ऑर्डर्स वगैरह,
तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा सबऑर्डिनेट्स के दिमाग में, ईगो क्लैश नहीं होगा। ईगो क्लैश कैसे है, जैसे ये भी समझो, ये दोनों बॉस हैं, एक ने बोला था 2 PM, एक ने बोला था 3 PM। मान लो इन तीनों ने 2 PM वाले की बात मान ली, देखने में तो ये लग रहा है कि इनका बेनिफिट था इसलिए, या फिर चलो उल्टा कर देता हूं मैं, ये बोले हैं 4 PM और ये बोले हैं 3 PM, तो ये रुक गए हैं, ठीक है, ये 4 बजे तक रुकने को तैयार है। तो इनको क्या लगेगा, यार बॉस तो मैं भी हूं, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, उसकी बात मान रहे हो, क्यों मान रहे हो, वो तुम्हारा ज्यादा खास है, तुम्हारा रिलेटिव लगता है, ऐसे ही बोला जाता है। तो आप लोग समझो, तो क्या हो रहा है, ईगो क्लैश हो रहा है, ठीक है। इंप्रूव्स इफेक्टिवनेस इन वर्किंग, तो अगर यूनिटी ऑफ कमांड फॉलो होगा तो इफेक्टिवनेस क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है यही 2 सुपीरियर्स की। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि हमें प्रोडक्शन को स्लो करना है, मैं यहां लिखते भी जा रहा हूं, प्रोडक्शन को स्लो करना है, क्यों, हमें क्वालिटी मेंटेन करना है, या फिर मैं ऐसे हायर का साइन बना रहा हूं, क्वालिटी अपग्रेड करना है, अच्छी करनी है। सेल्स डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि भैया प्रोडक्शन को बढ़ाओ, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे ऑर्डर्स हैं वो पेंडिंग हैं। अब जो बनाने वाले हैं बेचारे वर्कर्स जो हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं प्रोडक्शन को स्लो करें या फास्ट रखें, क्योंकि सेल्स वाले जो मैनेजर हैं वो अलग बात कह रहे हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हैं वो अलग बात कह रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में कंफ्यूजन क्रिएट होता है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है, 1 यूनिट 1 प्लान, efforts of all employees must be directed towards one goal, unification of effort towards one direction, base of coordination concept। coordination आप पढ़ के आए हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो ऐसे समझिए, जैसे ये एम्प्लॉय है, ये एम्प्लॉय है, ये भी एम्प्लॉय है, ये इधर की बात सोच रहा है, ये इधर की बात सोच रहा है, और ये इधर की बात सोच रहा है, तीनों 3 डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो इससे तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो कंप्लीट नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर ये तीनों, अब मैं मिटा रहा हूं, अगर तीनों ये इस तरफ के बारे में सोच रहे हैं, इधर चलने के बारे में सोच रहे हैं, तो चीजें अच्छी रहेंगी, ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा है, और इन तीनों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा, यूनिटी बढ़ेगी, ठीक है ना, यूनिटी बढ़ेगी, कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा, क्योंकि तीनों एक ही रास्ते की तरफ जा रहे हैं ना। तो बोलेंगे भाई तू उधर जा रहा है, मेरे को भी लेके चल, मैं भी चलता हूँ, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कोई पीछे रह रहा है तो उसको आगे लाने की कोशिश करेंगे। तो ये होता है एक डायरेक्शन की तरफ बढ़ना, ठीक है। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है वो अचीव होता है। एफर्ट्स ऑफ ऑल एम्प्लॉयज गेट यूनिफाइड, मैंने अभी बता दिया, यूनिफिकेशन बढ़ता है टुवर्ड्स वन डायरेक्शन। नेक्स्ट है, देखो पता नहीं, कभी कभी 1-2 कमेंट ये भी आया था कि सर आप बड़ा फास्ट पढ़ाते हैं, तो ठीक पढ़ाते हैं लेकिन फास्ट हो जाता है, तो थोड़ा आप क्या कर सकते हो, 0.5x कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा स्पीड घटा दो, क्योंकि मेरे को देखो बहुत ज़्यादा ये रहता है ना, क्योंकि मैं भी, मेरे टाइम पे तो यूट्यूब था नहीं, लेकिन मान लो अभी भी कुछ कुछ मुझे भी पढ़ना होता है ना, तो मेरे को कभी कभी वो स्लो लगता है, या किसी टीचर का काफ़ी मतलब लगता है कि काफ़ी स्लो पढ़ा रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा लगता है। तो वीडियो, एक ही वीडियो में मेरे बहुत सारे पर्पस होते हैं, जैसे अगर ज़्यादा हंसी मजाक करूंगा तो जो वीडियो 40 मिनट की होनी चाहिए वो 1 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। तो एक तो मैं ये नहीं चाहता हूँ एग्ज़ाम के जस्ट पहले देख के जाना हो, तो अच्छा है कि वीडियो का जो टाइमिंग है वो कम रहे। दूसरा क्या है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट पे बात हो, हंसी मजाक के लिए कोई और वीडियो बना दूं, वो भी सही नहीं है। मैं जानता हूं कि अब एक कॉमेडी वीडियो थोड़ी बनाऊंगा मैं, तो उसमें भी मेरे को लगता है हंसी मजाक ज़्यादा करूंगा तो, और मैं एक बार में ही पूरा लेक्चर पढ़ाता हूं, तो उससे क्या होगा, वीडियो काफ़ी लंबा खींच जाएगा, तो बच्चे कहीं बोर ना फील करें, ठीक है ना, क्योंकि स्कूल वगैरह में क्या होता है, एक चैप्टर पढ़ाने में 2-3 दिन लगता है मिनिमम, ऐसे तो 1-1.5 घंटे में ही पूरा चैप्टर निपट जा रहा है। इसलिए मैं लिख के शॉर्ट में माइंड मैप्स के थ्रू लेके आता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, और यही नोट्स को आप यूज़ करें रिवीजन के लिए। इसलिए मैं डिफरेंट कलर्स या ऐसे पिक्टोरियल चीज़ों को कोशिश करता हूँ बनाने का, लेकिन जैसा बच्चे ने कहा है वैसे ही करके देखना, थोड़ा हंसी मजाक भी, और लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, जिनको स्पीड थोड़ा ज़्यादा लगे वो थोड़ा स्पीड कम कर लेंगे। सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट।
अब सबऑर्डिनेशन बोला जा रहा है, ठीक है ना, यानी किसी चीज को घटाना है। किसको घटाना है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। किससे? जनरल इंटरेस्ट से। क्यों? समझते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन पर्सनल इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय। एग्जाम्पल इधर देखते हैं। इंडिविजुअल है ये, इसका अपना ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो मेरे को सैलरी ज़्यादा चाहिए, और 90% केस में यही होता है। आगे हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है, नॉन फाइनेंशियल, ठीक है ना। ये दोनों तरीके के मोटिवेशन होते हैं। एक किसी की सैलरी है 10,000, उसको 15,000 कर दो, मोटिवेटेड रहेगा। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, जब आपकी एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, 30, 40, 45, तो पैसा तो बढ़ा ही है आपका। 40 एज तक आप जो काम किए हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, तो हर साल कुछ ना कुछ तो पैसा बढ़ा है। अब आपको चाहिए रिस्पेक्ट, रिकग्निशन, प्रमोशन, जिससे आपको कुछ लोग आए बोले सर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, आप सीनियर हैं हमारे, आप इस पोजीशन पे इतने जल्दी कैसे पहुंच गए। तो ये सारी चीज़ें भी उनको चाहिए। या मैनेजर आके बोले कि फलना सर हैं, इतने साल से हमारे साथ बने हुए हैं, ऑनेस्ट हैं, ये भी जरूरत होता है। तो इसको हम नन, क्योंकि ये पैसे के टर्म्स में नहीं है, ठीक है। तो ये आगे बात करेंगे इस पर डिटेल में। तो ये बोल रहा है भाई कि मेरे को चाहिए ज़्यादा पैसा, और ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है कि जल्द से जल्द काम कंप्लीट होना चाहिए। तो दोनों के अपने अपने ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। लेकिन दोनों के ऑब्जेक्टिव अगर सेम डायरेक्शन में रहे तभी अच्छा है, ठीक है ना। दोनों अलग अलग डायरेक्शन की बात करेंगे तो फिर वही है, ऑर्गेनाइजेशन को हार्म होगा। इसीलिए अगर जब सेम नहीं होते हैं तो मैनेजर क्या करता है, आके समझाने की कोशिश करता है। किसको? एम्प्लॉय को। देख भाई तेरे को सैलरी ही चाहिए ना 10% एक्स्ट्रा, अगले 6 महीने में मैं तेरा बढ़वा दूंगा, लेकिन तू काम अच्छे से कर, टारगेट पूरा कर, कंपनी आगे बढ़। और देखो जनरल सी बात है, कंपनी आगे बढ़ेगी तो तुम्हारी भी सैलरी बढ़ेगी। तो इंडिविजुअल गोल मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कंप्लीट करने के लिए समटाइम्स या मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है उसके गोल्स को सेक्रीफाइस करना होता है, ठीक है। चलो, इससे क्या होता है, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के गोल कंप्लीट होते हैं। इवन एम्प्लॉयज विल ऑल्सो सफर इन लॉन्ग रन। और अगर ज़्यादा लॉन्ग टर्म में देखा जाए, एम्प्लॉयज के साथ बार बार तुम ऐसे बोलोगे कि धीरज सर इस बार नहीं अगले बार बढ़ा देंगे, धीरज सर इस बार नहीं अगले बार सैलरी बढ़ा देंगे, तो धीरज सर रुकने वाले थोड़ी हैं, वो निकल जाएंगे। चलो नेक्स्ट है, ऐसे भी मैं इसी चीज के लिए बदनाम हूं। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। पे फेयर एंड एडिक्वेट वेजेस एंड सैलरी, यानी सही पेमेंट दीजिए आप, ठीक है। एटलीस्ट इतना दीजिए कि वो अपना मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है वो उसको मेंटेन कर सके, ठीक है ना। और देखो मैक्सिमम जगह आप जाके आज अपना पता करोगे, अपने टीचर से, अपने फादर से, किसी से भी पूछ सकते हो। अगर वो खास तौर पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, उनको यही लगता होगा ना कि जितना वो काम कर रहे हैं, जितना वो वर्क कर रहे हैं ना, उससे कम उनकी सैलरी है, ठीक है। प्राइवेट में अधिकतर जगह यही होता है। बट रूल क्या कहता है, हमें एडिक्वेट देना चाहिए, सही पेमेंट देना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे इसका एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मैं जब बैंक में काम करता था तो मेरी जो टीम लीडर थी, छोड़ो ये एग्जांपल, दूसरे में ज़्यादा सटीक बैठेगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना मान के चलो, ठीक है। फेयर वेजेस कैसे डिटरमाइन होंगे? फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न, यानी कि जो भी फाइनेंशियल कैपेसिटी उस कंपनी की है, अगर बहुत प्रॉफिट में उसके बाद भी अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे अच्छे नहीं दे रहे, वो गलत है। कीपिंग इन माइंड दैट द मिनिमम वेजेस एक्ट, तो मिनिमम वेजेस एक्ट का जो रूल है गवर्नमेंट का, वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। वेजेस एंड सैलरी पेड बाय द कंपिटिटर्स, मान लो मैं इसी स्कूल में काम कर रहा हूँ, एक्स स्कूल में, यहाँ मेरे को पीजीटी इकोनॉमिक्स को मिल रहा है 20,000, तो आपके यहाँ पे आया हूँ तो ऐसा नहीं कि आप एकदम 5,000 रुपये में बोलो कि काम कर दो, तो ये नहीं है। जो कंपटीटर दे रहा है, आपका स्कूल जिस रेंज का है, अगर उस हिसाब से सामने वाला 20,000 दे रहा है तो आप भी 20,000 दो, ठीक है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है इसका? एम्प्लॉयज गेट मोटिवेटेड, एम्प्लॉयज मोटिवेटेड फील करते हैं। डिवोशन एंड कमिटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इंप्रूव, यानी अपने काम के प्रति उनका डिवोशन है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। या फिर देखो बहुत सारी जगह पे यही हो जाता है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, कि वो उतना ही काम करना चाहते हैं ना जितना उनकी पेमेंट है। भाई ज़्यादा काम करके क्या होगा, ज़्यादा काम करके देख लिया प्रमोशन मिलता नहीं है,
सैलरी मेरी बढ़ती नहीं है तो मैं ज़्यादा काम क्यों करूँ, जितना पैसा तुम दे रहे हो उतना काम करूँगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा। और यही यही मैटर है खास तौर पे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, यहाँ पे डिटोरिएशन का कारण ही यही है। वहाँ पेमेंट बहुत लो है, काम बहुत ज़्यादा है, इसीलिए टीचर्स बोलते हैं भैया जितना दे रहे हो इतने में मैं गौतम बुद्ध तो बना नहीं सकता, तो ये वाला चीज़ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये तुमने पढ़ रखा है, ऐसे मैं बस याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ कि बचपन में पढ़ा होगा, बचपन यानी तुम्हारा 10th, कि सेंटर के पास ज़्यादा पावर है, ये पढ़ा होगा। रुक जाओ, यूनियन, स्टेट और लोअर लेवल, ठीक है ना, या जिसको पंचायत और म्यूनसिपैलिटी कहते हो, ठीक है ना, लोकल गवर्नमेंट, लोकल भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर सारा पावर यूनियन रखा हुआ है तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड। और अगर वो पावर नीचे की तरफ छोड़ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड। सेम यहाँ पे भी होता है। सेंट्रलाइज का मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल। टॉप लेवल आपने पढ़ा है, टॉप, मिडिल और लोअर लेवल, ठीक है। तो अगर टॉप लेवल के पास ही सारा पावर है तो वो सेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, यानी टॉप लेवल के पास अपना पावर है, मिडिल के पास अपना है और लोअर लेवल के पास अपना पावर है, ठीक है। फेयोल चाचा का क्या कहना है, फेयोल चाचा बोल रहे हैं कि कंपनी मस्ट नॉट कंप्लीटली, या तो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज भी नहीं होनी चाहिए या डिसेंट्रलाइज भी नहीं होनी चाहिए। देयर मस्ट बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेचर और साइज के हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन इनका मानना है लगभग सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखा जाए तो ना आप सेंट्रलाइज रखो ना डिसेंट्रलाइज रखो, मिक्स रखो। जहां पावर देनी है थोड़ा पावर छोड़ो, सारा पावर ऊपर हैंड्स में ही मत रखो। और ऐसा नहीं है सारा पावर नीचे हैंड्स में दे दो, फिर वो तुम्हारी सुनेंगे ही नहीं, ठीक है। बेनिफिट क्या होगा, इससे आपको दोनों का बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट ऑफ सेंट्रलाइजेशन भी और डिसेंट्रलाइजेशन भी। फास्ट डिसीजन एट ऑपरेशनल लेवल एंड स्ट्रिक्ट कंट्रोल बाय टॉप लेवल। ये बहुत अच्छी बात है, इसको ध्यान से समझो। मैं क्या बोल रहा हूं, अब प्रोडक्शन में कुछ चेंज करना है, अब ये बात थोड़े से ऊपर जाएगी, फिर थोड़े से ऊपर, फिर थोड़े से ऊपर, फिर थोड़े से ऊपर, तब तक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चुपचाप बैठा हुआ है। तो यहाँ के जो मैनेजर हैं, नीचे लेवल के जो मैनेजर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, उनके हाथ में भी पावर दो, जिससे वो थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकें, अथॉरिटी दिखा सकें, ठीक है ना। अथॉरिटी का मतलब अभी आपने पढ़ा है पावर, ठीक है। और आप ऊपर से स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखो कि हाँ कोई चीज ज्यादा इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अपने मन में जो आ रहा है वो सब करते जाएं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन काफी अच्छा रन करती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल। अब जैसे एग्जांपल दूं कि टीचर्स को अपने हिसाब से पढ़ाने दो, हंसी मजाक, उनको कभी मन है कि बाहर ले जाके कुछ चीजें बतानी है वो भी अलाउ करो, नहीं। हम जेल में घुस गए हो तो जेल में कैदी वाला रूल चलेगा, जेलर आएगा, जेलर बताएगा ऐसे करना है, उतना ही करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो सब कुछ देखते हो ना, जेल को जाके देखो और फिर थोड़ा बहुत स्कूल देखो तो लगभग एक ही जैसा लगता है। स्कूल के बाहर नहीं निकल सकते, जेल में भी नहीं निकल सकते। जेल में भी कैदियों को क्या दिया जाता है, कुछ टाइम दिया जाता है बाहर निकलने के लिए, घूमने फिरने के लिए। वैसे उन लोगों को भी गेम्स पीरियड दिया जाता है, जो कि बहुत कम होता है, ठीक है ना। रूल्स के हिसाब से देखा जाए तो गेम्स पीरियड कम ही है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। जैसे ये बना हुआ है, ई से डी जाएगा, डी से सी, सी से बी, बी से ए से फिर एल, एम एन ओ, ऐसे, ठीक है। चेन मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में ये स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां देखो मैंने लिखा है गैंग्स प्लान। मान लो कोई मैटर ऑफ अर्जेंसी है या इमरजेंसी है, जैसे ई का काम तो है डी को पहुंचाना, लेकिन उसे लगता है कि नहीं मुझे ये बात ओ को पहुंचानी है, तो वो पहुंचा सकता है। देखो यहां से, देखो मैं दिखा रहा हूं ना, इसी को हम गैंग्स प्लान कह देते हैं, ठीक है ना। कि मैटर ऑफ अर्जेंसी या इमरजेंसी है तो हम डायरेक्ट जाके भी ये काम कर सकते हैं, तब हमें ये चैन, स्केलर चैन का प्रिंसिपल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इससे होता क्या है, सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे एक एग्जांपल देता हूं,
मान लो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के ऊपर हो गए मान लो सब्जेक्ट टीचर जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट टीचर से ऊपर हो गए सीटी क्लास टीचर, सीटी से ऊपर हो गए वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल से हो गए प्रिंसिपल, और फिर हो गए डायरेक्टर। अब कोई बच्चा क्या किया, कंप्लेंट सीधा जाके डायरेक्टर को कर दिया कि सर ऐसे ऐसे है, ये क्लास में प्रॉब्लम हुई थी, सब्जेक्ट टीचर ने कुछ बोला ही नहीं। अब ये जो डायरेक्टर है ये क्या करेंगे, प्रिंसिपल से पूछेंगे, प्रिंसिपल को पता नहीं, प्रिंसिपल वीपी से पूछ रहा है, वीपी को कुछ पता नहीं, वीपी सीटी से पूछ रहा है, सीटी को कुछ, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं हम कम्युनिकेशन गैप हो गया। पता ही नहीं है भाई इन सभी को। अगर ये लाइन वाइज होता तो सबको पता रहता, तो डायरेक्टर जस्ट नीचे वाले से पूछता, प्रिंसिपल को पता होता, वीपी को पता, यानी सबको पता होता। लेकिन ये जो हो गया इसी को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन गैप होना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, फिक्स्ड एंड राइट प्लेस फॉर एवरी मैन एंड एवरी मटेरियल। ठीक है ना, यानी ऑर्डर में चीजें होनी चाहिए। ठीक है ना, हाँ ये बात एक अलग है कि ऑर्डर और मैन्स या बॉयज ये दोनों सेम लाइन में नहीं आते। ठीक है ना, यानी कोई चीज ऑर्डर में सही प्लेस पे रखना है। देखो ऑर्गेनाइजेशन में तो वो रखते हैं क्योंकि वहां तो रूल रेगुलेशन है, डिसिप्लिन है, फॉलो करना पड़ता है। ऐसे बॉयज को या मेंस भी बोल सकता हूं, ऐसे शादी होने के बाद मेन तो ठीक ही हो जाते हैं, लेकिन बॉयज स्पेशली, इसलिए बॉयज ही लिखते हैं। बॉयज को ऑर्डर में चीजें रखनी आती ही नहीं। मैं हॉस्टल में रह चुका हूँ, वो भी देख चुका हूँ। इनफैक्ट कभी कभी ये हाल रहता था कि ये बेड है और बेड पे फोन उठाना चाहिए, फोन बजता था तो पता चलता था बेड पे जूता भी साथ में लेटा हुआ है। मैंने ये लाइव अपने आंखों से देखा है कि फोन बजा है, किसी ने अपना जूता उठा के बोल रहा है हेलो, हाँ, ये तक होता है। तो इस कदर मतलब ये ऑर्डर में नहीं रहते हैं बॉयज। ठीक है, मैं भी उनमें से एक ही हूँ, लेकिन यहाँ पे नहीं होना चाहिए ऐसा। नो वेस्ट, इससे टाइम का वेस्टेज नहीं होगा। जैसे मान लो कोई सामान रखा है, तो मुझे पता है कोई राहुल नाम का आदमी है, राहुल को बोलूंगा, राहुल को पता है वो सामान कहाँ रखा है, जाएगा वो सामान लेके आएगा। जैसे मुझे कोई टूल्स की जरूरत है, ठीक है, कोई कंपनी है, उस कंपनी में मैं हेड हूँ, मेरे को कोई टूल्स की जरूरत है, मेरे को पता है राहुल टूल्स रखता है, तो राहुल भी अपने वो जो ऐसे करके सिस्टम बना रहता है, उसने सही जगह पे इस टूल्स को रख रखा है, लेके आता है। तो इससे क्या हुआ, टाइम भी वेस्टेज नहीं हुआ, और मेरे को भी पता नहीं करना पड़ेगा कि भाई टूल्स कौन रखता है, मेरे को पता है टूल्स के बारे में जो पता है वो राहुल को पता है। तो इससे टाइम और मैन दोनों का है वेस्टेज नहीं होता। इससे स्मूथ और सिस्टमैटिक वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चलता रहता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब तुम यहाँ पे इस वर्ड को इक्वालिटी समझो। ठीक है, रेफर्स टू काइंड, फेयर, जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज, यानी कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। किस बेसिस पे, ना सेक्स के बेसिस पे, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीव, नेशनैलिटी, इन सब के बेसिस पे किसी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है, होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, जब बैंक में मैं काम करता था तो मेरी जो टीम लीडर थी, हम लोग टोटल 8 लोग थे। ठीक है ना, लाइन होती थी, जैसे ऐसे 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 बैठे रहते, मैं यहाँ बैठता था सबसे लास्ट, ये दीवार होती थी, वॉल, और ये एक लाइन, तो ये हमारा लाइन हो गया। ठीक है, यहाँ फिर 4 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये 4, यहाँ हमारी टीम लीडर बैठती थी, तो ये टीम लीडर जो थी हमारी वो फीमेल थी। अब इस लाइन के ये लाइन में कोई वो नहीं है कि हायर लाइन है, नहीं है, यहाँ पे भी 4 लोग बैठे हैं। अब इसके जो टीम लीडर हैं वो मेल हैं, उनकी सैलरी ज्यादा है। ठीक है ना, यानी एक तरफ टीम लीडर जो वुमेन है उनको तो आप पेमेंट जो दे रहे हो वो लो दे रहे हो, एक तरफ जो टीम लीडर हैं वो मेन है तो उनको तुम ज्यादा पे कर रहे हो, तो ये तो गलत है। ठीक है, लेकिन ये सब होता है, ये भी सीखते चलो तुम। एम्प्लॉयज गेट सेटिस्फाइड, अगर सब कुछ बराबर रहेगा तो सब सेटिस्फाइड फील करेंगे। मोटिवेट द एम्प्लॉयज एंड बूस्ट अप द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज, उससे मोरल बूस्ट होता है। ठीक है ना, वो भेदभाव वाली चीज नहीं आएगी तो आपका मोरल बूस्ट रहेगा। नहीं तो आप भी काम कर रहे हो, सोच रहे हो यार मैं तो मेहनत से काम करता हूँ, वो लड़की है इसलिए उसको ज्यादा पेमेंट मिल रहा है, वो उसके गांव का है उसको ज्यादा पेमेंट मिल रहा है, ऐसी चीजें तुम्हारे दिमाग में आएंगी, तुमको ज्यादा काम करने की इच्छा ही नहीं होगी।
तो सेम पॉलिसीज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ऑल द एम्प्लॉय, सारे एम्प्लॉय के लिए जो रूल रेगुलेशंस है या पॉलिसीज हैं वो एक बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, यानी नो फ्रीक्वेंट ट्रांसफर और टर्मिनेशन, ट्रांसफर टर्मिनेशन मतलब हटा देना, डिसमिस, गिविंग ए मिनिमम टाइम टू एम्प्लॉयज टू सेटल डाउन, प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। चलो इसको देखते हैं। जैसे मान लो बैंक का एग्जांपल आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखो ऐसा चीज़ नहीं है, बैंक में काम करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर कोई सॉफ्टवेयर है बैंक का, क्योंकि आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी, सबका अपना अपना अलग सॉफ्टवेयर है। तो वो सॉफ्टवेयर सीखने के लिए ऐसा नहीं है बाहर तुम कोई कोर्स करोगे सॉफ्टवेयर सीख जाओगे जाके काम करोगे, नहीं, उसके लिए तुमको बैंक में ही जाना होगा और वही तुम्हें ट्रेनिंग देते हैं। अब मान लो मुझे बैंक वालों ने 2 मंथ ट्रेनिंग दिया और 2 मंथ के बाद मेरा आज 5वां दिन है, वो मेरे को निकाल दें, तो क्या होगा? इससे कंपनी का लॉस होगा, रिसोर्सेज का लॉस होगा। क्यों? फिर आपको कोई नया बच्चा लेके आना होगा, उसको 2 मंथ ट्रेनिंग देनी होगी, फिर ना आप उससे काम कराओगे। तो इसीलिए फ्रीक्वेंट यानी हर समय ट्रांसफर या डिसमिस के बारे में मत सोचो, ठीक है? थोड़ा समय दो उसको सेटल डाउन होने का, काम को इम्प्रूव करने का, भी वो नया नया सीखा है। जॉब सिक्योरिटी रहनी चाहिए। जॉब सिक्योरिटी तो देखो प्राइवेट में है नहीं, ठीक है ना? प्राइवेट में एक रूल चलता है हायर एंड फायर, और इंडिया में ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन फल फूल रहे हैं सिर्फ एक वजह से, जिसका नाम है पॉपुलेशन, ठीक है? और इसमें किसी को गलत नहीं बोला जा सकता। अब जैसे एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें इसका, जैसे प्राइवेट को क्या चाहिए, जैसे मान लो वो किसी को 10,000 की सैलरी दे रहा है, ठीक है, ये काम अच्छा जानता है और इससे कोई गलती नहीं हुई है, मान लो कुछ बकझक हो गया, इसको बोल रहा है कि भगा दो। क्यों ये इसलिए बोल रहे हैं ना, इनको डर क्यों नहीं है? क्योंकि इनको पता है कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है ना, कोई अगला आदमी 8,000 क्या 5,000 में भी इस काम करने को तैयार है, ठीक है? कोई और ऐसा आदमी होता है, इसको 4 आदमी होते जो बोलते नहीं 10 नहीं 12 लेंगे तभी करेंगे, तब इसको डर होता है। लेकिन इसको पता है पॉपुलेशन ज्यादा है, जॉब की किल्लत रहती है भारत में, तो 8,000 पे भी करने को तैयार है, 5,000 पे। अब ये जॉब इसका छूट गया, इसकी जगह कोई और आ गया, इसीलिए हायर एंड फायर। वो जानते हैं तुरंत हमें आदमी मिल जाएंगे, कोई गम नहीं है इसके जाने का, जाने दो, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है? इंप्रूव्स एफिशिएंसी लेवल ऑफ एम्प्लॉयज, नो वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, टाइम और रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता है अगर आप बार बार फ्रीक्वेंट ट्रांसफर और टर्मिनेशन ना करें। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? इनिशिएटिव तो आप भी ले रहे हैं इस चैनल पे आके पढ़ने का, तो चॉक आउट द प्लान एंड इम्प्लीमेंट, कीप मोटिवेशन स्पिरिट ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब उनका जो एम्प्लॉयज हैं, इनिशिएटिव ये लेना है कि एम्प्लॉयज का मोटिवेशन हाई रखना है, प्लान को अच्छे से इम्प्लीमेंट कराना है, इनकरेज करना है कि एम्प्लॉयज को ऐसा कुछ लगे कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो आके बताएं, हम उसे ठीक करेंगे, ठीक है? इससे क्या होता है ना, अपनापन बनता है, ठीक है ना? जैसे मान लो आप ही, जैसे मैंने बताया, बच्चे ने मेरे को बताया है कि सर आप ऐसे ऐसे करते हो, तो उससे मेरे को फील होता है कि हाँ भाई बच्चा मेरे बारे में सोच रहा है या मेरे वीडियो के बारे में पढ़ता है तो सजेस्ट कर रहा है मुझे, ठीक है ना? तो ये लगता है। उसी तरीके से एम्प्लॉयज हैं, सर मुझे लगता है इस चीज़ को ऐसे करेंगे ना तो अच्छा रहेगा। अगर सर को लगता है कि हाँ भाई बात सही बोल रहा है, तो इससे एक अपनापन का माहौल बनता है, ठीक है? देखो पॉजिटिव इफेक्ट्स में वही लिखा हुआ है, डेवलप फीलिंग ऑफ belongingness in employees, employee achieve the target on time if they are set up with their, यानी कंसल्ट करके अपने सुपीरियर्स वगैरह से रखा है तो वो टारगेट को आराम से अचीव कर लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है स्पिरिट द कॉप्स, इसका मतलब क्या है? यूनियन इज द स्ट्रेंथ एंड वर्क विद टीम स्पिरिट, यानी हम साथ में मिलकर कोई काम को जल्दी कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। फॉलो प्रिंसिपल ऑफ यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइड वी फॉल, यानी अगर हम साथ में रहेंगे तो हम खड़े रहेंगे, अगर हम अलग अलग रहेंगे तो कहीं ना कहीं गिर जाएंगे, ठीक है? इसीलिए रिप्लेस आई विथ वी। आई नहीं सोचना है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन का ये काम कर दूंगा, नहीं, हम सब मिलकर ऑर्गेनाइजेशन का ये जो गोल है इसको अचीव करेंगे। इससे क्या होता है? टीम स्पिरिट डेवलप होता है और जो ग्रुप गोल हमने बनाया है वो, या ग्रुप गोल है, टारगेट्स है, वो टाइम पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है हमारे दूसरे नंबर ऑफ अंकल, जिनका नाम है FW टेलर, इनको भी पढ़ना है।
इन्होंने क्या बताया, इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी के बारे में और साइंटिफिक प्रिंसिपल। ठीक है, नाम पूरा क्या हुआ, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, मार्च 20, 1856, मैकेनिकल इंजीनियर। इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, टेलर पब्लिक बुक्स एंड रिसर्च पेपर, साइंटिफिक व्यू, यानी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है उसको साइंटिफिक तरीके से देखना है। ठीक है, पुशिंग शॉप मैनेजमेंट, ये सब सिस्टम के बारे में तो हम पढ़ेंगे आगे। एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड, ठीक है ना, यानी जो मैनेजमेंट के प्रॉब्लम है उसके लिए साइंटिफिक मेथड्स का मतलब यूज किया जाए। ठीक है ना, जैसे कैसे बताऊं, हाँ, जैसे इंट्यूशंस पे वर्क नहीं करना है। ठीक है ना, कि मुझे लग रहा है लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं या इंप्लॉयज अच्छे से, ये तुम्हारा मन कह रहा है, मन पे नहीं, चलो चेक कर लो। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं अभी, जैसे मान लो तुम्हें लग रहा है कि वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं, मान लो तुमने टारगेट दिया था कि 100 सेल्स करने हैं, सबने अपने 100 सेल्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो इसका मतलब वो अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, इसका मतलब वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन बस ऐसे ही मत बोलो कि मेरी फीलिंग आ रही है कि ये लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ये लोग सिर्फ घूमते ही रहते हैं। अरे उसका काम कंप्लीट हो गया तो वो घूमेगा ही, तुम कोई और काम दो, पहले काम चेक कर लो जो दिया है वो कंप्लीट किया है कि नहीं, अगर कंप्लीट कर लिया है तो फिर कोई नया काम दो। लेकिन ऐसे ही मत बोलो, ठीक है ना, एक प्रॉपर रीजनिंग होनी चाहिए। चलो अब चलते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। साइंटिफिक प्रिंसिपल्स क्या है, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे, यानी कि आप क्या चाहते हैं, कैसे वो काम करें, और देखें कि वो कैसे ये काम को कर रहे हैं बेस्ट और चीपेस्ट वे में। इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल जो है, 4 प्रिंसिपल्स हैं, इससे केस स्टडी बनता है, ध्यान रखना। फर्स्ट क्या है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है ना, यानी थंब के बेसिस पे नहीं सोचना है, साइंटिफिक तरीके से सोचना है। यूज साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट, बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी एंड दिस मेथड कुड बी डेवलप्ड बाय स्टडी एंड एनालिसिस। ठीक है ना, कि एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो स्टडी करो, एनालिसिस करो प्रॉपर। मैनेजर्स शुड नॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन इंस्टीट्यूशंस, यानी वो जो तुम अंदर तुम्हारे आ रहा है ना उसके बेसिस पे नहीं, विल और एक्सपीरियंस। टेक एवरी डिसीजन साइंटिफिकली, यानी साइंटिफिकली सोचो, एनालाइज करो। जैसे मैंने ऊपर का एग्जांपल अभी आपको बताया कि आप देख लो कि जो आपने टारगेट्स 100 का दिया है सबने कंप्लीट किया है कि नहीं। आपने बोला एक मंथ में 100 करना है, मान लो इसने 95 कर रखा है, इसने 100 कंप्लीट कर लिया है, ये 98 पे है और ये 99 पे है, ये घूम फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी 10 दिन बचा हुआ है, 10 डेज इनका बचा हुआ है मंथ कंप्लीट होने में, ये अपना काम कंप्लीट करके बैठे हुए हैं, तो एंजॉय कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं स्टडी करना, एनालाइज करना। ये नहीं कि इंट्यूशन के बेसिस पे आप कुछ भी करें, साइंटिफिक तरीके से करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, यानी कि इन ऑर्गेनाइजेशन वर्क इन हार्मोनी दैट इज म्यूचुअल गिव एंड टेक। ठीक है, मैनेजमेंट और वर्कर्स क्या होते हैं, राइवल्स होते हैं, तो बीच में हमें क्या लेके आना है, मेंटल रेवल्यूशन। ये आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, एक एग्जांपल देना होगा। देखो ये हैं हमारे मैनेजमेंट वाले भैया, आंख इनकी ऐसी ही रहती है कि वर्कर्स काम नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉयज काम नहीं कर रहे हैं, खून चूसने के लिए तैयार रहते हैं। और ये हैं एम्प्लॉयज, गुस्से में देख ही रहे हो आंख, तो ये हैं एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को क्या लगता है कि हमसे काम तो ज्यादा करवाया जाता है और पेमेंट कम है, पेमेंट कम और काम ज्यादा। मैनेजमेंट के लोगों को क्या लगता है कि हम पेमेंट तो ज्यादा दे रहे हैं और ये लोग वर्क जो है वो कम कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों की कभी नहीं बन सकती, ना यहां बन सकती है ना वर्ल्ड के किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज बनती नहीं है। बहुत हायर लेवल पे जो ऑर्गेनाइजेशन है गूगल वगैरह वहां चलता है, लेकिन 90% केसेस में जाके पता करोगे इन दोनों क्या क्या रहता है, राइवलरी रहता है, दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे रहते हैं। ठीक है, तो इसी को हम बोल रहे हैं कि मेंटल रेवोल्यूशन लाना है, यानी इनके दिमाग, इनके सोच में हमें चेंजेस लाने हैं, एटीट्यूड्स में चेंजेस लाना है कि देखिए भैया जितना आप सोचते हैं ना कि हम काम नहीं करते, हम बहुत काम करते हैं, आप पेमेंट कम दे रहे हो। उसको भी ये सोचना है कि भाई मैं पेमेंट कम दे रहा हूं और काम ज्यादा ले रहा हूं, तो थोड़ा सा एटीट्यूड में चेंज लाए दोनों को ही। ठीक है, इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ रनिंग होगा। ठीक है ना,
जैसे एक और चीज बताता हूं, क्योंकि देखो दोनों का क्या है, इम्प्लॉइज भी चाहता है कि ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े, मैनेजमेंट भी चाहता है ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगा तो इम्प्लॉइज का भी फायदा, मैनेजमेंट का भी फायदा। इसलिए दोनों को अपने थोड़े एटीट्यूड्स में चेंज लाना होता है। एक एग्जांपल आपकी किताब में, अच्छा एक चीज और बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट है एकदम कि तुम मेरे लेक्चर्स देखो, और कोई भी यूट्यूबर हैं, टीचर्स हैं, आपके स्कूल के टीचर्स हैं, आपके ट्यूशन के टीचर्स हैं, कोचिंग के कोई टीचर्स हैं, तुम जिनका लेक्चर देखो, जिनका अच्छा लगता है पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, एक बार बुक जरूर पढ़ा करो, ठीक है ना। ये रिक्वेस्ट है, ध्यान रखना। बुक मतलब हर चैप्टर जो है किताब में दिया हुआ है, जो भी किताब तुम्हारे पास है। जैसे मेरा ये लेक्चर बनाया हुआ है पूनम गांधी से, तो इससे तुम पढ़ सकते हो। आर के सिंगला हो गई किताब, उससे पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ा करो, ठीक है ना। उससे कंटेंट तुम्हारे पास ज्यादा आता है, ठीक है। तो मैं क्या, हाँ, तो जापान में क्या हुआ, जापान के लोगों ने क्या किया, अब देखो इससे कभी कभी क्या होता है ना, हमारे इंडिया में खासतौर पे एम्प्लॉयज किसी बात से मैनेजमेंट पे गुस्सा है तो ये सब काम नहीं करेंगे। अब मान लो ये जो काम करते हैं, एक दिन में जो ये काम करते हैं सारे एम्प्लॉयज, वो 20 लाख का है। अगर ये एक दिन सब लोग ग्रुपिंग करके बोलेंगे आज हम काम ही नहीं करेंगे, हड़ताल, हड़ताल सुना होगा आपने, स्ट्राइक सुना होगा, फैक्ट्री वर्कर्स ज्यादातर करते हैं, ठीक है। तो इससे तो ऑर्गेनाइजेशन को घाटा हुआ ना, वो तो और गुस्सा हो जाएगा। तो जापान में क्या किया कि उनको अपने मैनेजमेंट के लोगों से प्रॉब्लम था, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो अगले दिन गए, सब लोग ने ग्रुपिंग की, और वो बस एक ब्लैक टाई पहन के चले गए, ठीक है ना। वो टाई बनाने तो नहीं आ रही है, लेकिन समझ लो ये टाई ही है, सॉरी उल्टा होगा ना, ऐसी होगी, ड्राइंग मेरी थोड़ी खराब है, ठीक है ना। तो ये टाई है, ब्लैक टाई सब पहन के चल गए। तो मैनेजमेंट के लोगों को पता चल गया कि कहीं ना कहीं हमसे गुस्सा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट के 2-3 लोग आए, एम्प्लॉयज से बात की, उसका सोल्यूशन निकाला। तो कितना बढ़िया तरीका है, इससे काम भी नहीं रुका, कोई लड़ाई झगड़े भी नहीं हुए, और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनी नॉट डिस्क्लोज, वेलकम सजेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रिवार्ड एम्प्लॉयज फॉर देयर सजेशन, यानी कि कॉपरेशन दिखाइए, आप अकेले के बारे में मत सोचिए, ठीक है ना। कॉपरेशन से ही चीजें अच्छी तरीके से या ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से रन होगा। कोई एम्प्लॉय है, अगर वो सजेस्ट कर रहा है, सुनिए उसको, अगर वो सही लग रहा है तो उसको रिवॉर्ड भी कीजिए। देयर शुड बी ओपन कम्युनिकेशन एंड नो नीड इवन फॉर ए ट्रेड यूनियन। देखा ना, जो अभी हड़ताल वगैरह हुआ उसमें क्या होता है, ट्रेड यूनियन बीच में आ जाता है। ये जैसे एम्प्लॉयज हो गए, ये मैनेजमेंट हो गया, बीच में आ जाता है टीयू, ट्रेड यूनियन, कि हम एम्प्लॉयज की मांगों को मैनेजमेंट के पास रखेंगे। और इसी में क्या होता है, ट्रेड यूनियन वाले लोग धोखा भी बहुत करते हैं। क्यों, मैनेजमेंट बोलता है भाई 3 लाख रुपए तेरे को दे रहा हूँ, एम्प्लॉयज को जाके समझा दे कि नहीं हो पाएगा, ये रीजन है, कुछ उल्टा पुल्टा रीजन दे देना। ये जाके बोलता कि अरे यार मालिक से बात किया था, मालिक 6 महीने के बाद कर देंगे। 3 लाख रुपया तो इनका बन गया ना, एम्प्लॉयज को कुछ नहीं मिला, मैनेजमेंट भी अपना पैसा बचा लिया। क्योंकि अगर ये लोग सैलरी की ही बात करने गए थे तो सारे एम्प्लॉयज का सैलरी बढ़ाना पड़ता या बोनस देना पड़ता। 3 लाख में बोनस नहीं देना पड़ा, 6 महीने के लिए अब शांत है सब कुछ। तो इसीलिए ट्रेड यूनियन की ओपन कम्युनिकेशन रखो, जो दिक्कत है भाई डायरेक्ट जाके ऊपर बजा के बात कर लो। इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द मैनेजमेंट, सबको एक जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, डिवीजन ऑफ वर्क करो। मैनेजमेंट शुड वर्क साइड बाय साइड विद वर्कर्स, मैनेजमेंट भी वर्कर्स के साथ मतलब साथ में चलते रहे। ये नहीं कि देखो यही इसी एग्जांपल में समझा दे रहा हूं, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज के बीच में जितना ही गैप बढ़ता जाएगा वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ठीक नहीं है। इसलिए ये लाइन लिखी गई है, साइड बाय साइड वर्कर्स के साथ आप भी चलते रहिए, जिससे आपको धीरे धीरे वर्कर्स की प्रॉब्लम्स भी पता चलते चले, आप उसको सॉल्व भी करते चलो। तो ऐसी चीजें आगे बढ़ती रहनी चाहिए, तो ऑर्गेनाइजेशन तेजी में अच्छा रन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। वर्कर्स ट्रेनिंग, वर्कर्स को ट्रेनिंग दीजिए, ट्रेनिंग देंगे वो अपग्रेड होंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन को फायदा है, उनकी सैलरी बढ़ेगी, प्रमोट होंगे वो। ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सिलेक्टेड, जो आप सिलेक्शन का प्रोसीजर रख रहे हैं उसको थोड़ा साइंटिफिक रखिए। ये नहीं कि कोई रिलेटिव का है, कोई जान पहचान का है, उसको ऑर्गेनाइजेशन में घुसा रहे हैं, पता चला वो काम तो कुछ करेगा नहीं। वर्क असाइंड टू वर्कर्स शुड सूट हिज हर एबिलिटी,
यानी कोई बहुत नॉलेजेबल आदमी, उससे आप बहुत लो लेवल का काम करा रहे हैं, तो उससे आपका ही घाटा है। उसका तो पर्सनल लेवल पे घाटा है ही, उससे ऑर्गेनाइजेशन को भी घाटा है। यानी वो एक अच्छा रिसोर्स हो सकता था, वो आपको ज़्यादा बेनिफिट दे सकता था, आप उससे छोटे लेवल का काम करा रहे हैं, तो उससे आपको घाटा ही होगा। ठीक है, तो वो वक्त आ गया जिसका आपको इंतजार होता है। स्कूल में जैसे लंच का इंतजार होता है, टीचर के ना आने का इंतजार होता है, वैसे ही आपको ब्रेक दिया जा रहा है। गर्मी का टाइम है तो कॉफ़ी तो नहीं पियोगे, कोल्ड कॉफ़ी पी सकते हो या टी पी सकते हो। तो 2 मिनट में सिर्फ मैगी बनती है, कॉफ़ी नहीं बनता, इसलिए 5 मिनट दे रहा हूँ। 5 मिनट में तुम टी कॉफ़ी पी के आओ, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बाय। हाय, तो मुझे लगता है कि आप लोग का चाय कॉफ़ी कंप्लीट हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब नेचर, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे। फर्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो परवेसिव अप्लाइड इन बिजनेस, नॉन बिजनेस, स्मॉल लार्ज, ऑल ऑर्गेनाइजेशन में ये चलता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए डिवीजन ऑफ वर्क, गवर्नमेंट ऑफिस हो, प्राइवेट कंपनीज हो, हॉस्पिटल हो, तो ये हर जगह अप्लीकेबल है। ठीक है, सेकंड है जनरल गाइडलाइंस, डू नॉट ऑफर रेडीमेड सॉल्यूशन। एग्जांपल, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, स्टेबल टाइम पीरियड टू एम्प्लॉयज टू सेटल डाउन, बट हाउ मच टाइम पीरियड, 6 मंथ। तो जो आपने अभी प्रिंसिपल्स पढ़े वो एक रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है किसी भी चीज का। आप उसमें खुद, आप चीजों को खुद देखेंगे, उस अकॉर्डिंग सोच, उस अकॉर्डिंग करेंगे, कैसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, साइज क्या है, नेचर क्या है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये दिया हुआ है कि टेन्योर होना चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए ये बात थोड़ी बताई गई है। तो आप देखिए, अगर आपने 2 मंथ की ट्रेनिंग दी है, तो जो इम्प्लॉयज है उसको सेटल होने में 1 मंथ लगेगा, 2 मंथ लगेगा, उस हिसाब से उसे आप स्टेबिलिटी दीजिए। ठीक है, तो ये आपके अकॉर्डिंग है, ये जनरल गाइडलाइंस है। नेक्स्ट है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट, नॉट डेवलपमेंट ओवरनाइट, डीप ऑब्जर्वेशन एंड रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। तो ऐसा नहीं है कि जो सुनते हैं, या फिर नॉर्मली भी हम सुनते हैं ओवरनाइट सक्सेस, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। डीप ऑब्जर्वेशन, रेगुलर एक्सपेरिमेंट्स आप करते रहेंगे, तब वो चीज़ें डेवलपमेंट में या सक्सेस में चेंज होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, इट कैन बी चेंज्ड और मॉडिफाइड। मैंने ऊपर आपको बताया है कि अपने नेचर, साइज के अकॉर्डिंग आप फैसला लेते हैं। उसी तरीके से मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो ऊपर भी हमने पढ़ा है, फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं। ठीक है ना, यानी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिहेवियर इन नेचर, mold behavior of employees, principles are applied on employees to motivate them to work towards achievement of group goal। तो employees का आप क्या कर रहे हैं, जो बिहेवियर है उसको mold, mold मीन्स होता है चेंज करना। ठीक है ना, तो उसको चेंज कर रहे हैं, उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो होता है, ये जो फीचर है, वन ऑफ द फीचर है कि ये बिहेवियरल इन नेचर होता है। ठीक है, काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, effect on result of every principle in anticipated before application, principles cannot state perfectly absolute result। अब देखो, ये सारी बातों का एक ही बात है कि हम मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स है वो ह्यूमन बींग्स पे चलते हैं, उनसे आप काम करवा रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। तो इसका कोई रफ एंड टफ सॉल्यूशन नहीं है कि ऐसे हम मोटिवेट करेंगे तो सारे लोग मोटिवेट हो जाएंगे। ठीक है ना, या फिर एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ, घर का एग्जांपल देता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, कुछ बच्चों को प्यार से समझाओ वो समझ जाते हैं, कुछ को थोड़ा देना पड़ता है प्रेशर। ठीक है, या मदर फादर हैं, डांटते, कुछ बच्चे को सिर्फ डांटते हैं, कुछ बच्चे को सुबह सुबह प्रसाद दिया जाता है मोटिवेशन के लिए। तो सबको मोटिवेट करने का तरीका अलग अलग है। किसी को खराब फील होता है तो वो मोटिवेट होता है, किसी को अच्छा ज़्यादा फील करा दो तब वो मोटिवेट होता है। तो क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स पे है। ठीक है ना, तो कोई एब्सोल्यूट या परफेक्ट ऐसा कुछ है नहीं कि आप ये करोगे और ऐसा हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है कॉन्टिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। तो जैसे डिवीजन ऑफ वर्क ही है, तो वो कितना अप्लाई करना है, कितने डिपार्टमेंट क्रिएट करने होंगे, वो सिचुएशन के हिसाब से बदल सकते हैं, मॉडिफिकेशन उसमें किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल का जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है,
फर्स्ट है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, प्रोवाइड गाइड मैनेजर्स टू टेक राइट डिसीजन। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की वजह से क्या हुआ है कि जो मैनेजर्स हैं उनके पास कुछ चीजें हैं जिससे वो क्या कर सकते हैं, राइट डिसीजन लेने में उनको मदद मिले, ठीक है ना, राइट डिसीजन को सही समय पे, एक तरीके का गाइड बुक है, ठीक है ना। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, नो वेस्टेज, मिनिमम कॉस्ट पे काम करना है। एग्जाम्पल जैसे दिया हुआ है, कट डाउन वेस्टफुल मूवमेंट्स एंड सेटिंग अप स्टैंडर्ड टाइम टू कंप्लीट ए टास्क, मेक इकोनॉमिकल एंड रिजल्ट इन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो करना क्या है आपको, अगर आप क्या करोगे, जो भी वेस्टफुल चीजें हैं उनको हटाते जाओगे और एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स करोगे कि इस टाइम में हमें चीजों को कंप्लीट करना है, कोई टास्क को कंप्लीट करना है, हमें चीजों को इकोनॉमिकल यानी चीप में रखना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिसीजंस, साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ाई है। तो डेवलप लॉजिक, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, टेलर्स इंसिस्टेड ऑलवेज ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब बाय साइंटिफिक अप्रोच, यानी कि मैनेजर अपने इंट्यूशन पे वर्क ना करें, आपको कोई चीज सही या गलत लग रही है, सही या गलत लग रहा है तो उसका प्रॉपर स्टडी या एनालिसिस करके आप देख लें कि कोई चीज सही है या गलत है, ठीक है ना। इंट्यूशन के बेसिस पे जवाब नहीं देना है, थोड़ा साइंटिफिक अप्रोच अपनाना है। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट, help in bringing changes, management principle train the managers in implementing the changes in right direction at right level in the organization। तो इन प्रिंसिपल्स की वजह से क्या होता है कि मैनेजर्स को कब कैसे चेंजेस करने हैं, राइट डायरेक्शन में करना है, वो पता लग पाता है, उस अकॉर्डिंग वो चेंजेस कर पाते हैं। और इसमें एक और पॉइंट भी आता है कि भाई फ्लेक्सिबल इन नेचर है, हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स पॉलिसीज में चेंजेस ला सकते हैं, उससे ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्प टॉप लेवल्स टू टेक वेरियस डिसीजंस, एग्जाम्पल यूनिटी ऑफ कमांड, स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब इन चीज़ों की वजह से क्या होता है, सिस्टमेटिक और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। यूनिटी ऑफ कमांड आपको पता है एक ही बॉस होगा, स्केलर चेन पता है कि एक पास होगा, फिर जस्ट उसके ऊपर, फिर जस्ट ऊपर, तो सबसे ऊपर में जो बैठा है वही कहीं ना कहीं सारे डायरेक्शन दे रहा है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है एक ही तरफ सोचना है, एक ही चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। तो इससे क्या होगा, स्मूथ रनिंग होगा ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना, सिस्टमेटिक वे में सब कुछ चलेगा। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, डूइंग टास्क टू अपलिफ्ट सोसाइटी, जैसे प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन के बारे में हमने पढ़ा कि अगर सबको सही तरीके से पेमेंट दो, मिनिमम वेजेस एक्ट का पालन करो, तो उससे क्या होगा, सोसाइटी का भी जो गरीब हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं, उनको जॉब मिला, उनको अच्छा पेमेंट मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो बदलता है, चेंज होता है, ठीक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, प्रिंसिपल्स आर बेस्ड फॉर ट्रेनिंग एंड इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन सिलेबस। तो धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ी और उसके बाद हम आज देखते हैं कि इन चीज़ों की पढ़ाई भी होती है, जैसे बीबीए हो गया, उसके बाद फिर एमबीए भी लोग करते हैं और एक अच्छे मैनेजर बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखिए ये भी जो है, ये भी केस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक टेक्निक जो दिया गया था टेलर के द्वारा, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। तो अपॉइंटमेंट ऑफ, इसमें क्या क्या बताया गया है, मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है। अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पर्सन, यानी कि हम जो अपॉइंटमेंट कर रहे हैं वो स्पेशलाइज्ड है, यानी अपने काम में वो स्पेशलिस्ट है। 8 आदमी को लिया गया है। सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन, यानी ये प्लानिंग फंक्शन वाले लोग अलग हैं और एग्जीक्यूशन वाले अलग हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन एलिमेंट्री प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क दिख रहा है, यानी जिसका जैसा काम है उसको हमने अलग कर दिया है, जैसे डिपार्टमेंट बना दिया, एक डिपार्टमेंट ये हो गया, दूसरा डिपार्टमेंट ये हो गया, उसके अंदर कुछ लोग, उसके अंदर कुछ लोग। बट एक जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा है उसका वायलेशन हो रहा है। किसका वायलेशन हो रहा है, यूनिटी ऑफ कमांड का, क्योंकि यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है, एक ही बॉस होना चाहिए, यहाँ 2 बॉस हो गए, ठीक है। अब देखिए प्लानिंग इंचार्ज में रूट क्लर्क हो गया, इंस्ट्रक्शन वो क्लर्क हो गया, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क हो गया, डिसिप्लिनेरियन हो गया। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे हो गए गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, एक चीज दिखानी थी आपको।
अब देखो ये पॉइंट सेम मिल गया आपको। कॉन्ट्राडिक्ट्स फंक्शनल फॉर्मेनशिप टेक्निक, यूनिटी ऑफ कमांड, यही पढ़ा ना कि उसमें क्या है, दो आपने बना दिया है तो दोनों अलग अलग बॉस हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या बोलता है कि एक ही बॉस होना चाहिए, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ये। और वहां पे भी हमने ये बात लिख दी, इसलिए मैंने बोला था कि जब ये चीज पढ़ाऊंगा तो आपको समझा दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या है हमारा, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो पहले स्टैंडर्डाइजेशन को समझते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई प्रोडक्ट, जैसे किसी चीज की क्वालिटी है, क्वालिटी मान लो वो क्वालिटी ए प्लस की है, तो जो भी अब मैं प्रोडक्ट बना रहा हूं सब ए प्लस वाली ही होनी चाहिए, ठीक है ना, एक बराबर यूनिफॉर्म, इसको स्टैंडर्डाइजेशन का। ऐसा ना हो कि ये सामान किसी को मिले वो ए प्लस के लायक है और ये बी माइनस के लायक है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क रखो, यानी एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट, साइज टाइप, यानी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के बनाना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होना है, ये बोल रहा है अननेसेसरी की बात हो रही है, सब ध्यान देना। तुम ऐसे क्वेश्चन मत उठा देना कि सर बहुत सारे प्रोडक्ट तो डाइवर्स इन नेचर हैं, अननेसेसरी नहीं करना। अब 10 ग्राम का अलग, जैसे मान लो वो कॉलगेट हो गया, देखो मेरी डायग्राम अच्छी नहीं है तो हंसने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये मान लो वो कॉलगेट हो गया, अब 10 ग्राम का अलग, 20 ग्राम का अलग, 30 ग्राम का अलग, 40, तो ये अननेसेसरी है। 10 ग्राम का है फिर सीधा 50 ग्राम है, फिर 100 ग्राम है, फिर सीधा 1 kg, ये डाइवर्सिटी ठीक है, ठीक है। तो अलाउज इंटरचेंजेबिलिटी, हम चेंज भी कर सकते हैं। सेटिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो क्वालिटी आपने सोचा, जैसे मैंने यहाँ ए प्लस की बात बताई, वो मेंटेन करना है। सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, जो भी आपकी बिजनेस एक्टिविटी है उस हिसाब से आप स्टैंडर्ड को सेट कीजिए। टू रिड्यूस गिव लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टर, तो जो ज़्यादा लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स ना हो उसमें आप अपना जो टाइप है, साइज है या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको फिक्स रखें, ठीक है। टू स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन्स, तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखिए कि कोई चीज़ कितने देर तक चलेगी, या कोई मशीन है एक दिन में कितने आवर्स चलनी चाहिए, तो एक स्टैंडर्ड बना के रखिए आप, ठीक है। एग्जाम्पल, पेपर कंपनी यूएसए रिड्यूस इट्स वैरायटी फ्रॉम 2000 to 200, यानी 2000 वैरायटीज में वो कोई चीज बना रहे थे, उसको जब उन्होंने 200 पे बनाना शुरू किया, सिर्फ 200 वैरायटी रखी, तो उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। तो यही बात हो रही है ना, अननेसेसरी डाइवर्सिटी मत रखो, डाइवर्सिटी अच्छी बात है लेकिन अननेसेसरी नहीं होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है वर्क स्टडी, ठीक है। वर्क स्टडी क्या कहता है, इंश्योर्स मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। और ये हर कंपनी आज के डेट में चाहती है, ठीक है ना। प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हो और किस पे, मिनिमम कॉस्ट पे हो। गेटिंग बेस्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम एवरी फैक्टर, जितने भी फैक्टर्स हैं उन सब से बेस्ट कंट्रीब्यूशन मिले। अब इसके अंडर ए, बी, सी और डी, ये 4 स्टडी आती हैं, ये ध्यान देना है, इसमें कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग, तो इसको देखते हैं। फटीग स्टडी, फटीग का नाम आपने सुना ही होगा। टू सेट रेस्ट इंटरवल, फटीग नहीं हो जाता ज्यादा काम कर रहे हैं तो फटीग हो गया, ये वर्ड सुना होगा। टू सेट रेस्ट इंटरवल, टू सेट नंबर, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन, यानी कि कितने बार रेस्ट देना है, कितने ड्यूरेशन का देना है और रेस्ट इंटरवल्स कितने होंगे। कंडक्ट ऑब्जर्व ए एवरेज, अच्छा इसको करने के लिए बताया जा रहा है कैसे, आप साइंटिफिक हम पढ़ रहे हैं ना, तो टेक्निक बताया जा रहा है आपको। ऑब्जर्व ए एवरेज वर्कर when he is performing job and note down the time when the worker starts getting tired and when its efficiency level starts decreasing। तो देखिए कि कोई एवरेज वर्कर को देखिए कि वो अपना जॉब किया, कब थका, और थकने के बाद मतलब कब उसका जो एफिशिएंसी है, जो अच्छे से वो काम कर रहा है वो डिक्रीज करने लगा, तब आप उसको रेस्ट इंटरवल दीजिए। नेक्स्ट है फिर मेथड स्टडी, फाइंडिंग द बेस्ट वे ऑफ डूइंग ए जॉब, कैसे किसी काम को अच्छे वे से किया जा सकता है, वो मेथड स्टडी से पता लगेगा। सिलेक्शन ऑफ मेथड विच मिनिमाइजेज द कॉस्ट एंड मैक्सिमाइजेज द क्वालिटी, यानी कि ऐसा मेथड आप चुनिए जिससे क्या हो, कॉस्ट मिनिमम हो और क्वालिटी ज़्यादा हो,
ठीक है, जिससे कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन मिले। डिवाइजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ असेंबली लाइन, तो असेंबली लाइन आप लोगों ने देखा हो, ये बाइक या कार्स को बनते देखा होगा, वैसे ही असेंबली लाइन है। ठीक है, जैसे फोर्ड मोटर्स यूज द कॉन्सेप्ट, यही जो असेंबली लाइन वाली कॉन्सेप्ट थी उसका यूज करके फोर्ड मोटर्स ने वो कॉन्सेप्ट काफी सक्सेसफुल रहा। प्रोडक्शन ऑफ शूज, लेबर इंटेंसिव और मशीन इंटेंसिव, विच इज बेस्ट मैनेजमेंट मस्ट इवेल्युएट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विद बोथ द मेथड्स एंड कंपेयर बोथ मेथड्स विद। एग्जांपल देता हूँ, यही सेम एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ थोड़ा बहुत। देखो शूज बनाने हैं हमें, तो हम कौन से मेथड से जाएं, लेबर इंटेंसिव से या कैपिटल इंटेंसिव से। ठीक है, यानी लेबर इंटेंसिव में क्या होता है, लेबर ज्यादा होता है, मशीन का यूज कम होता है। कैपिटल इंटेंसिव में क्या होता है, मशीन ज्यादा यूज होता है और लेबर का यूज कम होता है। तो देखो अगर शूज तुमको प्रोडक्शन ज्यादा करना है, अगर शूज का, तो मशीन का यूज करो, या फिर ऐसा करके देख लो, दोनों से ही काम करवा के देख लो, 100 जूते बनवा के देख लो, जो तुमको सस्ता पड़ रहा है उसको यूज में लेके आओ। ठीक, ये सब साइंटिफिक तरीका है, साइंटिफिक टेक्निक है चीजों को करवाने का। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। टाइम स्टडी, फाइंड आउट स्टैंडर्ड टाइम टू परफॉर्म ए जॉब, टू सेट द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स, टू डिटरमाइन नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉयड। यानी कि एक स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए उस जॉब को करने का, स्टैंडर्ड टारगेट्स क्या होना चाहिए, यानी एक वर्कर्स मान लो 100 पेन बनाएगा, पेन का एग्जांपल ले लो, 100 पेन बनाएगा, 200 बनाएगा, वो सेट करो, और कितने वर्कर्स इस काम के लिए हमें एम्प्लॉय करने चाहिए। कंडक्ट करने के लिए ऑब्जर्व ए एवरेज वर्कर वेयर ही इज परफॉर्मिंग द जॉब विथ स्टॉप वॉच इन हैंड एंड नोट डाउन द एवरेज टाइम टेकन बाय वर्कर इन कंप्लीशन, यानी उस काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगा रहा है। ठीक है, टेलर सजेस्टेड रिपीट द सेम ऑब्जर्वेशन 100 टाइम्स एंड देन टेक आउट द एवरेज टाइम, यानी इसी ऑब्जर्वेशन को 100 बार करके देखो और बाद में उसका एवरेज टाइम ले लो, तो तुमको पता लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सॉरी, मोशन स्टडी, टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव एंड इंसिडेंशियल मूवमेंट। ठीक है ना, कौन से मूवमेंट प्रोडक्टिव हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कौन से नॉन प्रोडक्टिव हैं, ठीक है, वो पता लगाने के लिए किया जाता है मोशन स्टडी। एलिमिनेट अनप्रोडक्टिव मूवमेंट, जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट हो रहे हैं उनको एलिमिनेट करना है। टू डिजाइन द इक्विपमेंट टूल्स फर्नीचर विच मिनिमाइज, यानी ऐसे टूल्स बनाइए, इक्विपमेंट्स बनाइए, फर्नीचर्स ऐसे बनाइए जिससे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कम हो। ठीक है, मिनिमाइज करें। इसको देखने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ऑब्जर्व एवरेज वर्कर व्हेन ही इज परफॉर्मिंग ए जॉब एंड नोट डाउन ऑल द मूवमेंट ही इज डूइंग, हाउ मेनी टाइम्स ही इज सेटिंग अप फ्रॉम प्लेस, यानी बार बार अगर वो अपने चेयर से उठ रहा है, हो सकता है चेयर अनकंफर्टेबल हो। ही इज बेंडिंग डाउन, रिपीट इट फॉर 100 टाइम्स विद द डिफरेंट वर्कर्स, तो डिफरेंट वर्कर्स के साथ 100 टाइम्स ये करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपका जो टाइमिंग जा रहा है अनप्रोडक्टिव मूवमेंट का वो कितना है। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम, स्ट्रॉन्गेस्ट मोटिवेटर्स फॉर वर्कर्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट, तो इससे पता चलता है कौन सा वर्कर ज्यादा अच्छा है और कौन सा खराब है, यानी कम काम करता है। वायलेट्स प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, अब देखो क्या आ गया, हमने इक्विटी के प्रिंसिपल में क्या पढ़ा है, सब एक बराबर है, एक जैसे हैं, इक्वलिटी रहना चाहिए, ना रेस रिलीजन कास्ट, लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस प्रिंसिपल को वायलेट कर रहे हैं। लेकिन हम किस बेसिस पे कर रहे हैं, ऐसा कोई बेसिस दिया हुआ भी नहीं है, हमें क्या बोला गया है, रेस रिलीजन कास्ट नेशनैलिटी लैंग्वेज, ये सब पे नहीं करना चाहिए, तो हम इस बेसिस पे कर भी नहीं रहे, हम काम के बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे किया जाता है, स्टैंडर्ड टारगेट क्या रखा गया है, 10 यूनिट ए डे, 10 यूनिट जो करेगा उसको कितना रुपया मिलेगा, 50 रुपये मिलेंगे पर यूनिट के। अब देखो ए आदमी है वो 10 यूनिट कर रहा है, तो उसको 10 गुना 50 500 रुपये मिलेगा। बी जो है वो 12 यूनिट कर रहा है, ठीक है ना, बी क्या कर रहा है, 12 यूनिट कर रहा है, तो उसको 50 नहीं 60 के रेट से हम दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि उसने आउटपुट हाइयर दिया है, तो इसलिए उसको हम हाइयर रेट पे ले रहे हैं। ठीक है ना, हाइयर रेट उसको दे रहे हैं, 60 रुपये पे दे रहे हैं उसका पेमेंट।
सी जो है वो 8 यूनिट किया है, हमने स्टैंडर्ड क्या रखा है 10 यूनिट रोज बनाना है, तुम 10 से कम बना रहे हो, ठीक है, तो तुम 8 बना रहे हो, इसलिए जो रेट रखा गया है वो 40, 50 की जगह हमने कम कर दिया 40, तो लोअर आउटपुट लोअर रेट, ठीक है। नेक्स्ट है मेंटल रेवोल्यूशन, इसके बारे में मैंने बताया था, चेंजिंग द मेंटल एटीट्यूड्स ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे जो राइवलरी दुश्मन बने हुए हैं ये, तो थोड़ा एटीट्यूड को वो चेंज करें, कॉपरेशन रखें, वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में एक अच्छा कॉपरेशन हो, रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पिशन और प्रीजुडाइस, यानी वो जो बायसनेस होती है ना कि ये हमारे हित के बारे में नहीं सोचते हैं, खून चूसना चाहते हैं, ऐसा, ये सारी चीजें, ऐसी फीलिंग्स को बाहर रखो। एंड मैनेजमेंट टू अडॉप्ट सिस्टमैटिक थिंकिंग, मैनेजमेंट भी सिस्टमैटिक तरीके से सोचे कि भाई कोई वर्कर आया है 8 घंटे काम कर रहा है, उसमें 10 मिनट का लंच मिल रहा है उसको, 10 मिनट वो चलो बाहर घूम रहा है, 20 मिनट ही कर रहा है, तो उस अकॉर्डिंग यानी आपको सिस्टमैटिक तरीके से सोचना है, ये नहीं सोचना है यार 20 मिनट ये लोग बर्बाद कर दिए, ऐसा नहीं सोचना है, थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से सोचिए, ठीक है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ सिस्टमैटिक साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का एडवांटेज क्या है, इससे एफिशिएंसी बढ़ती है और सिंप्लीफिकेशन होता है, स्पेशलाइजेशन होता है, ठीक है ना, आप एक ही काम को बार बार कर रहे हैं, आप स्पेशलिस्ट बनेंगे। हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का कॉस्ट घटता है। बाय एलिमिनेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ वेस्टेज, देखिए हमने जो डिफरेंट टाइप के स्टडीज पर है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, तो आप कोई मतलब जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स कर रहे हैं उससे ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो रहा है, तो ये सब हम वेस्टेज को एलिमिनेट करते हैं। ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस फर्म इज एनेबल टू कैप्चर ए बिगर शेयर इन द मार्केट, तो जैसे ही प्राइस या जो कॉस्ट है, आप कोई भी सामान बना रहे हैं उसका कॉस्ट धीरे धीरे आप घटा रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, इससे कंपनी का एक मार्केट में अच्छा शेयर बनता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कॉपरेशन ब्रिंग्स वर्कर्स एंड मैनेजमेंट क्लोजर, तो आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है उससे क्या होता है, जो गैप होता है वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में वो रिड्यूस होता है। मोर ट्रेनिंग्स टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ वर्कर्स, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग अगर हम वर्कर्स को देते हैं तो वो इम्प्रूव करते हैं। इनेबल्स द वर्कर्स टू अर्न मोर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल प्राइस, तो अब देखो मैंने वहाँ पे रेट क्या दिया है, इसको जो ज़्यादा काम किया 12 यूनिट जिसने किया उसको मैंने 60 के, तो इससे क्या होगा, अदर जो वर्कर्स होंगे वो भी मोटिवेट होंगे कि भाई उसने 12 किया तो उसको 60 के हिसाब से मिला है, मैं तो 14 करूँगा, तो इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हुआ, ठीक है। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया हो, एक कमेंट करना कि हाँ सर अच्छा लगा, और अपने दोस्तों को शेयर करना